हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आज नया साल है और पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि आपको पढ़ाता हूँ। और आज अपने करेंगे अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, जो आईपीसी में दिए गए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है जो तैयारी कर रहे हैं। और अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में अपने देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से सेक्शन इनके साथ डील करते हैं आईपीसी में, और इनका डिफरेंस आपस आपस में क्या है, और कब प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है और अटेम्प्ट चालू हो जाती है। और इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे अटेम्प्ट के और प्रिपरेशन के, और इसकी जो थ्योरीज दी हुई हैं अटेम्प्ट की वो देखेंगे। और जनरल अटेम्प्ट्स, स्पेशल अटेम्प्ट्स वो देखेंगे आईपीसी में। और प्रिपरेशन हर केसों में पनिशेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड सेक्शन है प्रिपरेशन के जो हैं उनमें से जो आईपीसी से डील करते हैं। लेकिन हर केस में जो प्रिपरेशन है उसमें आप लायबल नहीं ठहरा सकते किसी को, तो वो देखेंगे अपने। और कौन कौन से सेक्शन इसके साथ डील करते हैं और केस लॉ कौन कौन से हैं जो सेटल्ड अटेम्प्ट के हैं और प्रिपरेशन के हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अटेम्प्ट आईपीसी में दिए गए हैं वो जनरल अटेम्प्ट हैं और स्पेसिफिक अटेम्प्ट हैं। अब देखिए, अगर जनरल देखोगे तो 511 है, मतलब कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हो जो आईपीसी में ऑफेंस है, अगर उसका अटेम्प्ट आईपीसी में नहीं दिया गया है तो 511 की हेल्प लेके आप उसमें उस सेक्शन की जितनी सज़ा है उससे आधी आपको दी जा सकती है अगर आप अटेम्प्ट करते हो। अगर मान लो कोई ऐसा एक्ट करता है बंदा जो आईपीसी में ऑफेंस ही नहीं है, तो जो आईपीसी में ऑफेंस नहीं है उसके साथ अटेम्प्ट 511 का नहीं लगता। तो इसका मतलब इस कोड में, आईपीसी के कोड में जितने भी ऑफेंस हैं उसका ही अटेम्प्ट अगर स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनाया गया है तो आप 511 की हेल्प लेके बंदे को लायबल ठहरा सकते हो और उसमें आधी सज़ा हो सकती है उसको। तो मान लो एनडीपीएस का कोई अटेम्प्ट करता है या वहाँ किसी और आर्म्स एक्ट का कोई अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए आईपीसी का 511 कभी नहीं लगेगा, सिर्फ इसी कोड में। और पार्टिकुलर अब मान लीजिए, अब देखा जाए तो जो अटेम्प्ट टू सुसाइड वाले सेक्शन बना रखे हैं, 309 सेक्शन बना रखा है, 307 बना रखा है, 308 बना रखा है, ये स्पेसिफिक ऑफेंस बनाए गए हैं जो अटेम्प्ट से डील करते हैं। तो ये डिफरेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, 511 में काम क्यों नहीं चल रहा था। देखिए, मैंने आपको बताया कि आईपीसी में अगर कोई ऑफेंस, कोई एक्ट बनाया गया उसी का अटेम्प्ट 511 में जाएगा, अगर वो स्पेसिफिक अटेम्प्ट नहीं दिया गया तो। अब मान लो, अब बंदा एक्ट करता है सुसाइड का, अब एक्ट सुसाइड का ऑफेंस है ही नहीं है, हो भी नहीं सकता आईपीसी में, इसीलिए उसका 511 नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि वो एक्ट ही नहीं है ऑफेंस, तो उसका अटेम्प्ट हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी इसका स्पेसिफिक, इसीलिए। और 307 थोड़ा सा ग्रीवियस इन नेचर है, 308 ग्रीवियस इन नेचर है, तो इनका अटेम्प्ट इसीलिए हमें बनाने की ज़रूरत पड़ी कि क्योंकि वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं बिल्कुल ग्रीवियस सर्कमस्टांसेस है, तो इसीलिए उनको बनाना, डिफरेंट बनाना ज़रूरी समझा। उसके बाद अपने देखते हैं कि अटेम्प्ट का जो अगर 42 में रिपोर्ट अगर लॉ कमीशन की देखोगे तो उसमें उन्होंने अटेम्प्ट से रिलेटेड एक डेफिनेशन बनाई थी कि उन्होंने कहा था कि एक चैप्टर इसका अलग होना चाहिए आईपीसी में। जो चैप्टर, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने पढ़ी हुई है जिसमें एक अलग से चैप्टर बना दिया था, 5A चैप्टर बना दिया था, 5B बनाने की एवज में काम चला था। और जो लॉ कमीशन ने 42 जो अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि इसका अलग चैप्टर बना दिया जाए और उसके साथ एक सेक्शन 120C और 120D जोड़ दिया जाए। और बाद में इसका अमेंडमेंट बिल 1978 में इसका लोकसभा में आया भी था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, तो इसकी वजह क्या रही होगी। तो इसीलिए अभी तक जो वहाँ पे उस बिल में जो अटेम्प्ट की डेफिनेशन बताई थी, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी, क्योंकि अलग अलग केस लॉ में अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं
और इसकी कुछ थ्योरीज़ हैं जिससे हमने अटेम्प्ट का हमें पता चलता है कि इस कुछ कुछ थ्योरीज़ की अपने हेल्प लेके अपने सर्कमस्टांसेस के साथ देख सकते हैं कि उस केस में पार्टिकुलर में ये अटेम्प्ट था या नहीं था। जैसे जो थ्योरीज़ हैं, मैं आपको थोड़ी सी थ्योरीज़ के बारे में बताता हूँ पहले तो। जैसे प्रॉक्सिमेटी रूल है। वो ये रूल ये कहता है कि आपका जो लास्ट एक्ट है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि फर्दर कोई कंडक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम उसको अटेम्प्ट मान सकते हैं। आपका एक्ट और उसके बाद जो भी उसके कंसिक्वेंसेस निकले, उसके आपने जो एक्ट किया, एक्ट के बाद आपका फर्दर कोई भी कंडक्ट नहीं होना चाहिए। आपका वो आपने जो कर दिया सो कर दिया। और उसके बाद विद रिगार्ड टू ऑफेंस किया आपने, जो आपने ऑफेंस करना चाहते थे, तो वो हम ये रूल लगा के, प्रॉक्सिमिटी रूल लगा के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका सफिशेंटली प्रॉक्सीमेट आपका जो एक्ट था विद रिगार्ड टू कमीशन ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑफेंस की तरफ था या नहीं था। तो उसमें क्या गुंजाइश थी कि आपके कंडक्ट है जो वो फर्दर कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, अपनी तरफ से आपने श्योरिटी के साथ वो काम कर दिया था। तो ये एक प्रॉक्सिमेटरी रूल है। उसके बाद आता है लोकस पेंटोंटाई। ये इसको थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी पता नहीं इसकी क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, लेकिन इसको लोकस पेंटेंटाई ही कहते हैं, जो मैं आपको स्पेलिंग अपने इसमें बता दूंगा। इसका क्या है कि आपके पास क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने एक्ट को विड्रॉ कर सकते थे। अगर वो ऐसी आपके पास था तो वो माना जाएगा कि ये अटेम्प्ट नहीं था, अभी प्रिपरेशन की स्टेज ही चल रही थी। जैसे एक केस भी है मलकीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था, जब पंजाब एंड हरियाणा एक था, क्योंकि ये हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था, तो एक ट्रैक्टर और ट्रॉली में एक बंदा पैडी लेके दिल्ली की तरफ मूव कर रहा था। उसके ऊपर एलिगेशन ये थे कि ये पैडी जो है दिल्ली में विदाउट लाइसेंस नहीं ले जा सकता। उसको 14 माइल्स पहले पकड़ लिया और उसके ऊपर अटेम्प्ट जो इसने लाइसेंस नहीं था उसके रिगार्डिंग जो ऑफेंस पंजाब गवर्नमेंट ने बना रखा था, उसका अटेम्प्ट बनाने की कोशिश की। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब देखिए यहाँ पे अगर आप जो लोकस पेंटाई जो रूल लगाओगे, इसमें ये होता है कि उसके पास चांस थे कि वो उसको विड्रॉ कर सकता था। तो ये अभी प्रिपरेशन की स्टेज पे था, ये अटेम्प्ट पर नहीं पहुंचा था। तो प्रिपरेशन एज सेल्फ वहाँ पे ऑफेंस नहीं है, तो आप अटेम्प्ट इसका हुआ नहीं है, तो इसको आप एक्विट कर दिया था। तो उसके बाद आती है इक्विवोक्वालिटी थ्योरी। इक्विवोक्वालिटी थ्योरी, इसका मतलब ये है कि आपने जो एक्ट किया किस पर्पस के साथ किया था, वो पर्पस आपने अपनी तरफ से पूरा कर दिया था। मतलब मैंने एक बंदे को मारना था और मैंने पिस्टल ली और गोली चला दी, गोली उसको नहीं लगी, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा पर्पस था उसको गोली चलानी, वो मैनिफेस्टली मेरे एक्ट से पता चल रहा है। तो उससे आप उसका अटेम्प्ट, उसकी कंडक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और उससे मतलब आपका एक्ट इक्वल टू आपके रिज़ल्ट से जो आप चाहते थे वो उससे मैच खा रहा है। लेकिन जो सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए जो जो आपकी पहुंच से बाहर थे, और जिससे ह्यूमन एरर की वजह से वो अलग हो गए, सरकमस्टेंसेस जो आप चाहते थे वो ऐसे नहीं मिल पाए, तो आपको वो क्रिमिनल अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो एक ये थ्योरी है। उसके बाद आता है सोशल डेंजर थ्योरी। सोशल डेंजर थ्योरी ये कहती थी कि आपने ज़रूरत नहीं है कि आपका जो एक्ट है उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकले, आपने ये देखना है कि उससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या वो एक जो उसका क्रिमिनल अटेम्प्ट में फॉल करेगा या नहीं करेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बंदा किसी की जेब में हाथ डालता है और उसकी जेब में पिस्टल होता है, और पिस्टल को वो हाथ उसका लग जाता है और ट्रिगर हो जाता है और गन चल जाती है उसकी, जो उसके पॉकेट में होती है। गन चलने से उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या उसने तो सिर्फ अटेम्प्ट किया था थेफ्ट का, लेकिन उसकी जेब में जो पिस्टल पाया गया उससे उसका जाने अनजाने में हाथ लग गया
और उसका ट्रिगर ऑन हो गया और जिससे वो उसका शूट लगने से वो बंदे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया कि उसको आपने कंसिक्वेंसेस उसके एक्ट के देखने हैं कि उसका एक्ट के कंसिक्वेंसेस क्या निकले थे, और उसका डेंजर, उस एक्ट का डेंजर आपने देखना है, उसका इम्पैक्ट मतलब कंसिक्वेंसेस के जो उसके लास्ट कंसिक्वेंसेस वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका थ्योरी थी। तो उसमें अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए उसको लायबल ठहराया गया था, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराया गया था। तो आपका जो एक्ट है, एक्ट से रिलेटेड आप उसी सरकमस्टांसेस में करते हुए आप एक पार्टिकुलर सरकमस्टांसेस से पार्टिकुलर एक रिज़ल्ट्स लेना चाहते हो। उसी रिज़ल्ट से वो रिज़ल्ट अगर आपको नहीं मिलता और आप उस एक्ट में एक्ट के दौरान किसी भी कारण फेल हो जाते हो, जो आपकी गलती ना होते हुए किसी अन्य चीज़ों की गलती है, जैसे कुछ और चीज़ों के साथ जोड़ लगने से वो चीज़ें आप वो रिज़ल्ट आप नहीं ले पाए, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। इसमें टेस्ट लग आप जो ये जो टेस्ट दिए गए हैं, ये टेस्ट से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्रिमिनल अटेम्प्ट था या नहीं था। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। कई बार आपने एग्जांपल्स को देखा होगा, जैसे मैं किसी कोई एक अक्यूज़्ड है, किसी की जेब में हाथ डालता है और उसकी पॉकेट खाली रहती है, तो उसमें उसको अटेम्प्ट बना दिया जाता है कि इसमें 511 इसके ऊपर थेफ्ट के साथ लगती है, थेफ्ट का अटेम्प्ट किया है इसने। और दूसरे केस में एक बंदा पिस्टल लेके जाता है और पिस्टल उसकी तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिस्टल में गोलियां नहीं होती, जिससे वो अटेम्प्ट उसका जो है फेल हो जाता है। तो इस केस में भी उसको अटेम्प्ट में माना जाता है। और तीसरे केस में वो एक बंदा पिस्टल लेके जाता है और मान लीजिए किसी बुशेस होते हैं और उसको लगता है कि पीछे ए खड़ा हुआ और वो गोलियां चला देता है, लेकिन एक्चुअल में ए वहाँ पे नहीं होता, तो इसमें भी अटेम्प्ट माना गया था। तो कई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो आपने अपने सर्टेनिटी के साथ रिज़ल्ट पेश करने की कोशिश की होती है अपने एक्ट के साथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, उसमें जो रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी रहेगी और एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे आप मान लो एक बंदे को सिजोफ्रेनिया है, थोड़ा सा दिमाग का कुछ ऐसा चल रहा होता है जहाँ वो सोचता ज़्यादा है, जहाँ ऐसा कुछ, वो उसको लगता है कि यार ये मुझे मारना चाहता है। वो क्या देखता है, एक शेडो देखता है और शेडो पे गोलियां चला देता है। तो अब क्वेश्चन ही उठता है क्या उसके ऊपर अटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि उसने शेडो के ऊपर गोलियां चलाई थी, तो वो शेडो इम्पॉसिबल चीज़ पे ऊपर उसने गोलियां चलाई थी। तो यहाँ पे जो थ्योरी है एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी की लगते हुए उसके ऊपर कोई अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगेगा। तो आपने हमेशा इम्पॉसिबिलिटी एब्सोल्यूट थी या रिलेटिव थी वो देखना है। रिलेटिव मतलब ये है कि वो इम्पॉसिबिलिटी ऐसी थी, जैसे वो गन खाली पाई गई, जहाँ बुशिस के पीछे वो बंदा नहीं पाया गया, यहाँ जब उसने जेब में हाथ डाला था तो वो जेब में उसके कुछ नहीं उसको मिला, थेफ्ट नहीं हो पाया था। तो आपको प्लीज़ गिव एग्जांपल ऑफ रूल। बिल्कुल सर, मैं आपको रूल की एग्जांपल ही बता रहा हूँ। और देखिए जैसे इसके बाद आता ऑब्जेक्ट थ्योरी। मतलब अगर तो ऑब्जेक्ट इज़ मिस्टेकन है तो आप लायबल रहोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो आपकी लायबिलिटी देखी जाएगी कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट एब्सेंट जो था वो इम्पॉसिबिलिटी रिलेटिव थी या एब्सोल्यूट थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखी जाएंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एग्जांपल कि एक बंदा जेब में हाथ डालता है और जेब उसकी खाली होती है, तो इसमें थेफ्ट का अटेम्प्ट होता है या नहीं होता। तो इसमें मैंने कहा कि उसने उसका मिस्टेकन बिलीव था कि इसकी जेब में कुछ है, लेकिन कारण ये रहा कि उसकी जेब में एक्चुअल में कुछ था नहीं, तो इसमें उसकी लायबिलिटी पक्का फिक्स होगी और उसके 511 300 3799 के साथ उसके ऊपर लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। इसी तरह आपने दो चीज़ें देखनी, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मिस्टेकन बिलीफ के कारण है आप सोच रहे हो, या मतलब आप एक बंदे की तरफ आप गोली चला रहे हो लेकिन एक्चुअल में वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं। एक तो स्टेज ये, और वो कौन सी सरकमस्टेंसेस थे, जैसे अभी मान लो एक बंदे को लगता है कि यार इस कोर्ट में वो बंदा है, उसका कोट टंगा होता है, उसको लगता है यार कोर्ट में है,
और वो फायर फेंक देता है उस कोर्ट के ऊपर। तो उसमें वो कोर्ट ने अटेम्प्ट माना। अटेम्प्ट क्यों माना? क्योंकि आपका मिस्टेकन बिलीफ था कि इसमें बंदा कोर्ट में है और आपने फायर फेंकी। आपने अपने बेस्ट सरकमस्टांसेस आपके जो पास थे उसका बेस्ट सर्टिनिटी के साथ आपने उपयोग करते हुए उसका बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आपने अपना काम किया। मतलब आपकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं था जिससे वो सर्टिनिटी से रिजल्ट नहीं मिल सकता था। ये इम्पॉसिबिलिटी थी, ये रिलेटिव इम्पॉसिबिलिटी थी और ये मिस्टेकन बिलीफ आपसे हुआ है। और दूसरे केस में लगा लो, मान लो अब किसी केसों में ऑब्जेक्ट इज़ जो एब्सेंट रहता है वो रिलेटिव है या वो इम्पॉसिबिलिटी एब्सोल्यूट है, वो भी देखी जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे एक केस में जैसे मान लो मान लो एक बंदा गन लेके गया पूरी तैयारी से दूसरे बंदे को मारने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो गन खाली थी। गन खाली इसलिए थी क्योंकि वो 100 साल पुरानी गन थी। अब देखिए इसमें ह्यूमन एरर, आपकी सोच, जो आपका अटैम्प्ट है वो सर्टेनिटी वाला है ही नहीं है, तो इसमें अटैम्प्ट होगा ही नहीं। हम मान लो वो गन ऐसे तैयार पड़ी हुई है लेकिन उसमें कैट्रिजेज नहीं है, उसमें उसका वो बुलेट्स नहीं है, तो आप लेके गए और आपने गोली चला दी। तो यहाँ पे आपका एरर नहीं है, यहाँ पे वो जो इम्पॉसिबिलिटी है वो रिलेटिव है। आपका अटैम्प्ट का, क्रिमिनल अटैम्प्ट का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है। तो चीज़ें इस तरह से आपने देखनी है। उसके बाद इसका बेस्ट टेस्ट भी है कि आपने अपना बेस्ट जो है वो एक्ट किया है और आपने बेस्ट उसके सरकमस्टेंसेस से बेस्ट रिज़ल्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन वो बाहरी कारणों से आपकी जो बियॉन्ड योर नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, जिससे वो एरर हुआ है और जिसकी वजह से वो एक्ट है वो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो पहले तो आपको जो चीज़ें देखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सेकंड लास्ट एक्ट होना चाहिए। सेकंड लास्ट मतलब लास्ट एक्ट हो गया तो वो एक्ट हो गया कंप्लीट। उससे एक जस्ट पहले वाला एक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही होना चाहिए। ये इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये है कि जिसमें अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में, उसमें क्या हुआ था, एक बंदे ने एमए इंग्लिश के लिए एडमिशन ली। उसने अपना एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे ये दिया यूनिवर्सिटी में कि मैंने बीए जो है वो कर रखी है और आई एम अ टीचर और मैं टीचर कहीं पे पढ़ाता हूँ। तो जब उसने अपनी सारी जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दिए थे यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी में जब वो उसका एमए के एग्ज़ाम होने थे उससे पहले यूनिवर्सिटी को पता चल गया या किसी ने बता दिया, तो उसके बाद उस बंदे को चार्ज किया गया 420 511 के साथ और 468 फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या इसके ऊपर अटैम्प्ट चीटिंग का लगता है, 420 का लगता है अटैम्प्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मोमेंट ही जस्ट सेंट हिज डॉक्यूमेंट्स फॉर टेकिंग रोल नंबर एटसेट्रा, तो उसी टाइम इसने अटैम्प्ट कर दिया था क्योंकि इसने अपना बेस्ट विद सर्टिनिटी से रिज़ल्ट लेने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की, तो उसने अपना एक्ट कर दिया था विच इज़ बियॉन्ड इज़ कंट्रोल। उसके कंट्रोल से बियॉन्ड था जो उसने एक्ट कर दिया था। अब उससे आगे कुछ हो नहीं सकता था। ये यूनिवर्सिटी की को पता चला जिससे जो सरकमस्टेंसेस ऐसे थे जिससे उसको क्रिमिनल अटेम्प्ट मान लिया गया। तो ऐसे ही कई केस और भी हैं, जैसे अनोखे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक केस है, जो उसमें ये कहा गया कि एक बंदा को जिसका जो है एक उसमें अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया गया था, उसमें सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि एक अनोखे लाल था जो वो माइनर लड़की को उसके ऊपर ओवर पावर होके उसका उसका जो स्पर्म है वहाँ पे निकल गया था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने माना कि ये उसका अटेम्प्ट था क्योंकि उसने अपना बेस्ट एफर्ट करते हुए अपना जो सरकमस्टेंसेस है उसको यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता था। तो उस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब वाला एक केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी प्रिंसिपल्स जो है वो कोरिलेट किए थे, जो ऑलरेडी मैंने आपको रूल बता दिए हैं। जो ये मैंने रूल बताए हैं आपको, ये अल्टीमेट जो है टेस्ट नहीं हो सकता है।
ये आपके हेल्पिंग हैंड है, इससे आप हेल्प ले सकते हो केस को डिसाइड करने के लिए। तो क्रिमिनल अटेम्प्ट का आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि ये रूल लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने सरकमस्टांसिस को देखना है, सरकमस्टांसिस से ये सारे रूल जो मैंने बताए हैं, इस रूल को एप्लीकेबल करना, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपना रिज़ल्ट निकालने के लिए। लेकिन ये आप कहो कि ये रूल हमेशा आपके काम आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कई बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बंदे ने पिस्टल से दूसरे को गोली मारी, लेकिन वो गोली, बंदा नीचे बैठ गया और गोली पीछे चली गई, लेकिन उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हार्ट अटैक इस तरह कि उसने गोली का जो आवाज़ सुनी, जिससे उसको हार्ट उसका वो जो है वो कर नहीं पाया, और जिससे उसकी डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या उसको अटेम्प्ट के लिए लायबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि डेथ उसकी हुई है, और क्या उसको 302 का चार्ज भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है? क्या उसके ऊपर अटेम्प्ट लगेगा या 302 लगेगा? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसका जो अटेम्प्ट था वो विद रिगार्ड टू 307 ही माना जाएगा, क्योंकि उसने जो गोली चलाई थी, गोली चलाने का जो रिज़ल्ट्स हैं वो हार्ट अटैक नहीं हो सकते। लेकिन हार्ट अटैक एक डिफरेंट वो है के कारण हुआ है, लेकिन उसका शॉक अगर इधर से लगा है तो आप 299 304 के लिए भी उसको लायबल ठहराया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको हमेशा देखने का कि आपकी इंटेंशन है, वो इंटेंशन टुवर्ड हिज डेथ है, वो पता चल रही है, और आपका एक्ट है, क्या वो कैपेबिलिटी है उस एक्ट की कि उसकी डेथ हो सकती थी। तो वो एक्ट है जो आपका अपनी तरफ से आपने सर्टनिटी से साथ उसको अपनी सर्टनिटी के साथ उसको एक्ट को किया है, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स फेल हुए हैं। वो ऐसे एरर की वजह से हुए हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं थे। तो उसमें अगर रिज़ल्ट ऐसे निकलते हैं जिसमें वो शॉक से डेथ भी हुई है, तो भी आप 304 के लिए उसको लायबल ठहराया जा सकता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या मर्डर के लिए भी लायबल ठहराया जा सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आपने टेस्ट लगा के आपने देखना है कि वो टेस्ट कैसा था, कौन सा टेस्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आता है 307 और 511 में डिफरेंस क्या रहेगा। देखिए, 307 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, 308 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है, और बाकी जो अटैम्प्ट 309 वो भी स्पेसिफिक ऑफेंस है। 511 एक जनरल ऑफेंस है, वो उसमें सारे अटैम्प्ट जो अदरवाइज नहीं दिए गए, और जो एक्ट में अपने कोड में एक जो उसका आप अगर एक्ट अल्टीमेट करते हो और उसके रिज़ल्ट अल्टीमेटली निकलते हैं, अगर वो ऑफेंस दिया गया आईपीसी में तो उसका अटैम्प्ट नहीं दिया गया, तो अटैम्प्ट आप 511 से उसकी हेल्प ले सकते हो। और इसमें काफ़ी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं। जो कुछ हाई कोर्ट्स इसमें ये कहते हैं कि जो 511 इट इंक्लूड 307, तो 307 बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर पाँच कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो 511 में 307 वाले भी फिट बैठ सकते हैं। तो कुछ हाई कोर्ट्स का इससे डिफरेंट व्यू है। तो अल्टीमेटली जो काफ़ी यूरिस्ट हैं, और जो बुक के जो पब्लिशर हैं, जो इनके जो जिन्होंने एडिटिंग की है, जो बुक्स की बुक पब्लिश की है, जो राइटर्स हैं एट्सेट्रा, उन्होंने ये अपनी अपनी जो कंक्लूज़न दी है, कंक्लूज़न में उन्होंने ये बताया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि 307 एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया, तो हमें 307 वाले केसेस 307 के साथ डील करेंगे, लेकिन वो जनरल जो क्रिमिनल अटैम्प्ट है वो 511 में जाएंगे। तो इस तरह से आपने चीज़ें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करनी है। उसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब वाला बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं उसको कोरिलेट करते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। उसमें क्या हुआ था, एक जो पहले अपने इंडिया में सिल्वर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इस पे ये ऑफेंस माना जाता था। तो इसके लिए आपको विद ड्यू प्रोसेस के साथ आपको काम करना होता था, लेकिन एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद था। तो अगर कोई परमिशन के साथ गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की करता है तो ये परमिसिबल था कुछ कुछ एरियाज़ में, लेकिन वो सी कॉस्ट से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, ये रूल था तब।
तो एक ड्राइवर जो एक ट्रक का ड्राइवर और उसके साथ जो उसका केयर टेकर और एक जीप ड्राइवर, ये दोनों एक सी कोस्ट में पाए गए। सी कोस्ट में पाए गए, उनके पास एक सिल्वर का कुछ कंटेनमेंट था उनके पास। और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया अटेम्प्ट, कि उस पार्टिकुलर जो ऑफेंस है उसका अटेम्प्ट विद रिगार्ड टू आईपीसी के साथ, और जो पार्टिकुलर वो ऑफेंस जो उन्होंने किए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि क्या ये प्रिपरेशन के स्टेज पे चल रहा था या इनके ऊपर क्रिमिनल अटेम्प्ट लगाया जा सकता है। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेशन से बताया कि देखिए, आप एक डार्क नाइट में ऐसी स्टेज पे पहुँचे हुए हैं जहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पहला। दूसरा, वहाँ पे जो है शिप्स, जो कमर्शियल शिप्स है वहाँ पे आते हैं, और वो इंटरनेशनल जो कमर्शियल शिप्स है वो भी वहाँ का उनका आना जाना है, क्योंकि वहाँ से जो जहाज़ों का जो अगर वहाँ पे आते हैं उनका हॉर्न वहाँ से सुनाई देता है। मतलब वो एक एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे आप आर्टिकल्स को रखते हो और वहाँ आगे वो शिफ्ट किए जाते हैं शिप्स में। पहला, दो दो चीज़ें। तीसरा, उस तरीके से ट्रक को वहाँ पे लेके जाना, ये तीनों चीज़ें सिद्ध करती हैं कि ये अटेम्प्ट था, ये प्रिपरेशन के मोड से आगे निकल चुका था। तो वहाँ पे मोहम्मद याकूब के साथ जो बाकी एक्यूज़ थे उनको लायबल ठहराया गया। और उसके बाद मान लीजिए, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लो मैंने आपको लेटर लिखी कि यार अपने मैं और आप, मैंने आपको लेटर लिखी और मैंने आपको कहा कि चल अपने दोनों मिलके रॉबरी करते हैं। अब देखिए, मैं आपको अबेट कर रहा हूँ रॉबरी करने के लिए। मैंने आपको लेटर लिखी लेकिन आपने लेटर नहीं पढ़ी, तो क्या ये अबेटमेंट का अटेम्प्ट है या नहीं है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने अटेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से आपने बेस्ट सर्कमस्टांसेस आपने यूटिलाइज़ किए और सर्टेनिटी के साथ अपना रिज़ल्ट लेने की कोशिश की और अपने पार्ट पे अपने सारा रोल प्ले कर दिया। अब रोल जो है उसके ऊपर रह गया था। तो इसका मतलब अबेटमेंट में अगले बंदे के पास वो पहुंचनी चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंस्टिगेशन आप देखोगे तो इंस्टिगेशन के साथ जो अबेटमेंट होती है उसमें आपका इंस्टिगेट करना ज़रूरी होता है, अगले का इंस्टिगेट होना ज़रूरी नहीं होता। तो दूसरा चीज़ इसमें है कि इसमें तो उसको लेटर उसने पढ़ी भी नहीं थी, तो इसके लिए इसका अटेम्प्ट जो इंस्टिगेशन का वो आपने कर दिया था। तो इसमें इस तरह से चीज़ें देखनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 1978 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, जिसमें अटेम्प्ट की जो डेफिनेशन बताई गई थी, उस डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो जिसमें 3 क्लॉज दिए गए थे। 3 क्लॉज कौन कौन से थे? एक क्लॉज ये था कि विद द इंटेंशन नॉलेज रिक्विजिट फॉर कमिटिंग इट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स कमीशन। इसका मतलब जो आप उस पार्टिकुलर एक्ट के लिए कोई इंटेंशन या नॉलेज चाहिए थी, विद रिगार्ड टू डैट इंटेंशन नॉलेज के साथ आपने उस तरफ जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट थी वो इंटेंशन नॉलेज के साथ आपने एक्ट कर दिया टुवर्ड कमीशन ऑफ डैट अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। तो पहला। दूसरा, द एक्ट सो डन इज क्लोजली कनेक्टेड विद एंड प्रॉक्सीमेट टू द कमीशन ऑफ द अफेंस। तो मैंने आपको जो थ्योरी बताई थी, प्रॉक्सीमेट थ्योरी जो बताई थी, ये बिल्कुल वैसा ही समझाने की कोशिश की थी इस नए जो बिल में, जो 1978 में पारित करने की कोशिश की थी और जो लॉ कमीशन की 42 रिपोर्ट में ये अटेम्प्ट की डेफिनेशन बताने की कोशिश की थी। वो डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉक्सीमेट रूल, एक उसका क्लॉज प्रॉक्सीमेट रूल के जैसा है। वो ये बताता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉक्सीमेटली ऐसे ही होने चाहिए कि आपका एक्ट और फर्दर कोई कंडक्ट नहीं। तीसरा, द एक्ट फुल इन हिज ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्स नॉट नोन टू हिम और बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब वही चीज़ है, घूम घुमा के वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको रूल बताए हैं, रूल से ही सारी चीज़ें इस डेफिनेशन में लगाई थी। हाउ टू क्लियर जुडिशरी ऑफ पंजाब।
आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको आपकी हेल्प करूँगा, आपको बताऊँगा किस तरह से आप मेरी एक फर्स्ट क्लास देख सकते हो इसके लिए। उसके बाद इंग्रेडिएंट अटेम्प्ट के क्या रहेंगे। देखिए, हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे टेक्स्ट करिए मेरे पेज, मेरे मैसेज बॉक्स में, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए, इंग्रेडिएंट अटेम्प्ट के क्या रहेंगे। पहला, आपकी इंटेंशन। अब इंटेंशन इटसेल्फ, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को क्या पता। दूसरा, आपका एक्ट। एक्ट से आपका पता चलेगा कि आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा था। एक्ट मतलब आपका कंडक्ट। तीसरा, फेलियर इन अकम्पलिशमेंट। आप फेल हो गए अपने अकम्पलिशमेंट में। पहला इंटेंशन, दूसरा कंडक्ट। कंडक्ट कैसा, वो सरकमस्टांसिस में पार्टिकुलर फिट बैठ रहा है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी तरफ से सर्टनिटी से निकल सकते थे। अगर निकल सकते थे, लेकिन ये आउटर सिचुएशन की वजह से, आउटर डिस्टर्बेंस की वजह से वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया। तो ये थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट है। उसके बाद अपने इसके जो सेक्शंस हैं वो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। देखिए, 511 का जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट का, अदरवाइज भी जो अटेम्प्ट है या नहीं है, ये हमेशा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट के पास अगर जाओगे तो वो फैक्ट्स को बिना देखे, इट्स अ लीगल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो फैक्ट को साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। फैक्ट के साथ उस फैक्ट में वो लीगल क्वेश्चन, वो कई बार ऐसा होता है किसी फैक्ट में वो अटेम्प्ट रहेगा, किसी फैक्ट में वो अटेम्प्ट नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने रूल आपको बताए हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको ये नहीं बताएंगा कि इस केस में ये रहेगा, इस केस में नहीं रहेगा। वो आपको पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस जज करने पड़ेंगे। उस पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में आपका एक्ट क्या था और आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते थे आपके एक्ट से, और वो एक्ट आपने कितनी सर्टनिटी से किया था, और कौन सा रूल उसमें फिट बैठ रहा है आपके उस सर्कमस्टांसिस को समझने के लिए। और उससे आप कोर्ट तय करेगा, या बीइंग अ प्रोसिक्यूटर, बीइंग अ डिफेंस काउंसिल, बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप उस तरह से चीज़ों को देखना है आपने। देखिए, सेक्शन 511 में डेथ वाले केसेस और अकेले फ़ाइन वाले केसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा ऑफेंस था जिसकी सज़ा डेथ है, अकेली डेथ, उसका अटेम्प्ट 511 में नहीं है, पहला। दूसरा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन है, सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन मतलब 510 सेक्शन देखिए एक बार। 510 में जो सज़ा दी गई है वो सज़ा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 24 आवर्स। अब इसमें इम्प्रिजनमेंट है, मान लो इसमें ये सज़ा होती ना, सिर्फ फ़ाइन होता, तो फ़ाइन का कभी भी अटैम्प्ट नहीं होगा, फ़ाइन वाले ऑफेंसेस का कभी भी अटैम्प्ट नहीं होगा। ऐसे ही डेथ वाले केसेस, अकेली डेथ केसेस में उसका अटैम्प्ट नहीं होगा। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो एक्ट, मान लो जो एक्ट आईपीसी में ऑफेंस है और उसका आपने अटेम्प्ट किया है और उस अटेम्प्ट का स्पेसिफिक ऑफेंस आईपीसी में नहीं है, तो 511 की हेल्प ले सकते हो। अगर मान लो कोई एक्ट ऐसा है जो आईपीसी में ऑफेंस नहीं है, तो उसका अटेम्प्ट भी आईपीसी में नहीं होगा। अगर अटेम्प्ट नहीं है तो 511 की भी हेल्प उसमें नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। और मैंने आपको जो टेस्ट बताए हैं, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट जो मैंने बताया, बेस्ट टेस्ट, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, सोशल डेंजर टेस्ट, इक्वल वोकालिटी टेस्ट और लोकस पेंटाई टेस्ट, इसको थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, तो इस तरह से थोड़ी सी इसमें दिक्कत है इसको बोलने में। तो फ़िलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें कवर अप करा दी हैं। और देखिए, जो अटेम्प्ट के जो स्पेसिफिक ऑफेंसेस दिए गए हैं आईपीसी में, वो 307, 308, 309, 393 और भी काफ़ी ऑफेंसेस हैं जिसमें अटेम्प्ट को माना हुआ है। जैसे 385 हो गया,
385, 387, 389, 391, 394, 398। और उसी तरह अगर देखोगे तो 153A, उसमें भी अटैम्प्ट की बात की गई है। 161, 162, 163, 165, 196, 213, 239, 249, 241, ये सारे अटैम्प्ट से डील करते हैं। उसी तरह प्रिपरेशन से जो वो 122 हो गया, 126 हो गया, 351, 399, ये वाले प्रिपरेशन से डील करते हैं, 4 ऑफेंसेस। तो इस तरह से चीज़ों को आपने देखना है। अब देखिए, मान लो एक केस है, एक बंदा प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है, हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, और वो 7 दिन बैठा रहा लगातार। तो क्या उसके ऊपर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला लगा सकते हो सेक्शन? तो इसमें एक केस लॉ है, राम सुंदर वर्सेस स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं लगा सकते अनलेस एंड अनटिल वो ये नहीं कहता कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ अनटिल डेथ, टिल डेथ, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। तब तो आप उसके ऊपर अटेम्प्ट लगा सकते हो अगर वो 7-8 दिन बैठा रहता है तो। अदरवाइज़ दूसरे केसों में आप उसके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं लगा सकते। देखिए, अटेम्प्ट टू सुसाइड को अब मेंटल एक्ट आ चुका है, मेंटल एक्ट 2017 अमेंडमेंट के साथ। उसमें 115 सेक्शन ये कहता है कि आप, वो 309 को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानता है। वो ये कहता है कि अगर आपने अटेम्प्ट किया भी है सुसाइड का, तो फिर भी आपको ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी 309 में फ़िक्स नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 309 हमेशा एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। ये मेंटल हेल्थ एक्ट उस केसों की बात करता है जहाँ पे आपका जो मेंटल संतुलन है वो बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपने सुसाइड की। लेकिन कई सुसाइड के कारण और भी रहते हैं, जैसे मान लो आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, किसी के ऊपर कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, और उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो उसमें 309 हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। और जनरली ऐसे केसेस में कोर्ट थोड़ा सा लीनियंट रहता है, और कोर्ट हो सकता है आपको फ़ाइन करके छोड़ दे या कुछ और लेसर पनिशमेंट आपको कर दे। तो सर्कमस्टेंसेस आपने हमेशा जज करने हैं किस तरह से है। और ऐसे ही जैसे ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में ऐसा ही हुआ था कि उसमें माना गया था कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डाई आल्सो। तो उसमें नहीं माना था राइट टू डाई आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए सुसाइड वाले केसेस को 309 में हमेशा डाला गया। इसकी क्रिमिनलिटी को चेक करता रहा केसेस में। जैसे पी रत्नम वाले केस में इसको 309 को मान लिया था कि ये राइट टू जो लाइफ है, जो राइट टू लाइफ है, ये उसके लाइफ का मतलब राइट टू डाई इंक्लूड है। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अरुणा शानबाग केस में पैसिव एथोनेशिया को भी बढ़ावा दे दिया कि आप पैसिव एथोनेशिया पॉसिबल है तो आप दे सकते हो, लेकिन एक्टिव नहीं। पैसिव एथोनेशिया का मतलब ये है कि मान लो एक वेजिटेटिव स्टेट पे कोई लेडी या कोई मेल पड़ा रहा और जिसका बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी डेड हो रखा है, तो आपने जो उसके सारे जो मीन्स हैं वो बंद कर देने हैं। जैसे उसके ऊपर उसको कोई जैसे कोई ड्रिप वगैरह लगती थी, ड्रिप को आपने हटा देना है। तो अगर उसको अपने सर्कमस्टेंसेस पे छोड़ देना, अगर उसकी डेथ होती है तो ये सब पैसिव एथोनेशिया। और एक्टिव एथोनेशिया जैसे आप उसको इंजेक्शन लगा के उसको आप मार रहे हो, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं है एक्टिव एथोनेशिया। पैसिव एथोनेशिया अरुणा शानबाग में कह दिया था कि आप ले कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे केसेस वैसे बता दिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रही तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे पेज पे, और मुझे मेरे जो पर्सनल पेज पे उसके ऊपर कर सकते हो। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको सबको, और मैं कामना करता हूँ कि आपका बढ़िया रहे साल और अच्छे रिजल्ट्स आपके निकलें। Can you say that preparation is first stage and attempt is the later stage, right sir? No, preparation is not a first stage. Actually first stage intention है। क्राइम के अगर एलिमेंट आप देखोगे तो फर्स्ट इज़ इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन हो सकता है, और प्रिपरेशन के बाद जब आप एक्ट करते हो तो वो तीसरा आपका
अटेम्प्ट हो सकता है, चौथा आपका कंप्लीट एक्ट हो सकता है। तो स्टेजेस के ऊपर आप मत जाइए कि कौन सी स्टेज होगी, आपको इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और मेरे को याद आपने दिला दी कि प्रिपरेशन पनिशेबल क्यों नहीं होता मोस्टली केसेस में। तो उसका कारण ये है कि अगर प्रिपरेशन, हर केस में प्रिपरेशन में आप लोगों को लायबल ठहराते रहे तो ये इनोसेंट बंदे फंसने के ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे। इसीलिए प्रिपरेशन को हमने ऑफेंस नहीं बनाया। और दूसरा, जब कोई बंदा प्रिपरेशन करेगा, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि ये टूवर्ड एक एक्ट की तरफ है, ये टूवर्ड एक क्रिमिनल एक्ट की तरफ है, ये आइडेंटिफाई करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इस वजह से भी था। और उसका अगर बंदा खुद में प्रिपरेशन कर रहा है, ना वो किसी इंडिविजुअल को डिस्टर्ब कर रहा है, ना सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके कंसिक्वेंसेस कैसे इंस्यू किए जा सकते हैं, कैसे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन को हमने ऑफेंस पार्टिकुलर नहीं बनाया, सब्जेक्ट टू सर्टन ऑफेंसेस जो मैंने आपको बता रखे हैं। 399 हो गया, जैसे 126 हो गया सेक्शन, या मैंने आपको बताया था 122 हो गया, 351 हो गया, ये पार्टिकुलर हैं। 351 तो वैसे ही असल्ट के बारे में बताता है, वो सच प्रिपरेशन का कुछ सज़ा नहीं बताता है, वो बताता है कि प्रिपरेशन इस तरह से होती है। तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। तो होप आपको बढ़िया लगा होगा, अपने कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, गुड नाइट।